नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है गुनाहों का देवता। आप सुन रहे हैं एपिसोड 12। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। खाओ ना, सुधा ने कहा और एक कौर बनाकर चंदर को देने लगी। तुम जाओ, चंदर ने बड़े रूखे स्वर में कहा। मैं खा लूंगा। सुधा ने कौर थाली में रख दिया और चंदर के पायताने बैठकर बोली, चंदर तुम क्यों नाराज हो? बताओ, हमसे क्या पाप हो गया है? पिछले 1.5 महीने हमने एक एक क्षण गिन गिन कर काटे हैं कि कब तुम्हारे पास आए। हमें क्या मालूम था कि तुम ऐसे हो गए हो। मुझे जो चाहे सजा दे दो, लेकिन ऐसा ना करो। तुम तो कुछ भी नहीं समझते। और सुधा ने चंदर के पैरों पर सिर रख दे दिया। चंदर ने पैर झटक दिए। सुधा, इन सब बातों से फायदा नहीं है। अब इस तरह की बातें करना और सुनना मैं भूल गया हूं। कभी इस तरह की बातें करते अच्छा लगता था, अब तो किसी सुहागिन के मुंह से ये शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी। तो ये बात है तुम्हारे मन में, मैं पहले ही समझती थी। लेकिन तुम ही ने तो कहा था चंदर, अब तुम ही ऐसे कह रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? ब्याह वाले जूड़े। सुधा ने हाथ से ब्याह वाले चूड़े उतार कर छत पर फेंक दिए। बिछिया उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज में बोली, जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो कहोगे वो करूंगी। ये चाहते हो ना? और अंत में उसने अपने बिछिया उतार कर छत पर फेंक दी। चंदर कांप गया। उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। बिनती, बिनती, उसने घबरा कर पुकारा और सुधा से बोला, अरे ये क्या कर रही हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? पहनो जल्दी से। मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम्हारा जो जी ठंडा पड़ जाएगा। चंदर उठा। उसने जबरदस्ती सुधा के हाथ पकड़ लिए। बिनती आ गई थी। लो इन्हें चूड़े तो पहना दो। बिनती ने चुपचाप चूड़े और बिछिया पहना दी। सुधा चुपचाप उठी और नीचे चली गई। चंदर अपनी खाट पर सिर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए, खाना खा लीजिए। बिनती बोली, मैं नहीं खाऊंगा। चंदर ने रुधे गले से कहा। खाइए, वरना अच्छी बात नहीं होगी। आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिए, बस किस्सा खत्म हो जाए। ना आप सीधे मुंह बोलते हैं, ना दीदी। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। चंदर कुछ नहीं बोला। खाइए, आपको हमारी कसम है, वरना दीदी खाना नहीं खाएंगी। आपको मालूम नहीं, दीदी की तबीयत इधर बहुत खराब है। उन्हें सुबह शाम बुखार रहता है। दिल्ली में तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आप ऐसे कर रहे? बताइए उनका क्या हाल होगा। आप समझते होंगे ये बहुत सुखी होंगी, लेकिन आपको क्या मालूम, पहले आप दीदी के एक आंसू पर पागल हो उठते थे, अब आपको क्या हो गया है? चंदर ने सिर उठाया और गहरी सांस लेकर बोला, जाने क्या हो गया है बिनती। मैं कभी नहीं सोचा था कि सुधा को मैं इतना दुख दे सकूंगा। इतना अभागा हूं कि मैं खुद भी इधर घुलता रहा और सुधा को भी इतना दुखी कर दिया। और सचमुच चंदर की आंखों में आंसू भर आए। बिनती चंदर के पीछे खड़ी थी। चंदर का सिर अपनी छाती में लगाकर आंसू पोंछती हुई बोली, छी, अब और दुखी होइएगा तो दीदी और भी रोएंगी। लीजिए खाइए। जाओ दीदी को बुला लो और उन्हें भी खिला दो। चंदर ने कहा। बिंदी गई, फिर लौटकर बोली, बहुत रो रही है। अब आज उनका नशा उतर जाने दीजिए, तब कल बात कीजिएगा। फिर सुधा ने ना खाया तो, नहीं आप खा लीजिएगा तो वे खा लेंगी। उनको खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगी। बिनती बोली और अपने हाथ से कौर बनाकर चंदर को देने लगी। चंदर ने खाना शुरू किया और धीरे से गहरी सांस लेकर बोला, बिनती, तुम हमारी और सुधा की उस जन्म की कौन हो? सुबह के वक्त चंदर जब नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब के साथ ही बैठा। सुधा आई और प्याला रखकर चली गई। वो बहुत उदास थी। चंदर का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितना लज्जित कर रही थी, कितना दुखी कर रही थी। दिन भर किसी काम में उसकी तबीयत नहीं लगी। उसने क्लास छोड़ दी, लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें उलट पुलट कर चला आया। उसके बाद प्रेस गया, जहां उसे अपनी थीसिस छापने को देनी थी। उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन कहीं भी वो टिक नहीं पाया। जब तक वो सुधा को हंसा ना ले, सुधा के आंसू सुखा ना दे, उसे चैन नहीं मिलेगा। शाम को वो लौटा तो खाना तैयार था। बिनती से उसने पूछा, कहाँ है सुधा? अपनी छत पर। बिनती ने कहा, चंदर ऊपर गया। पानी परसों से बंद था और बादल भी खुले हुए थे, लेकिन तेज पुरवैया चल रही थी। तीज का चांद शर्मीली दुल्हन सा बादलों में मुंह छिपा रहा था। हवा के तेज झकोरों पर बादल उड़ रहे थे और कचनार बादलों में तीज का धनुषाकार चांद आंख में चोली खेल रहा था। सुधा ने अपनी खाट बरसाती के बाहर खींच ली थी। छत पर धुंधला अंधेरा था और रह रहकर सुधा पर चांदनी के फूल बरस जाते थे। सुधा चुपचाप लेटी हुई बादलों को देखती हुई जाने क्या सोच रही थी। चंदर गया। चंदर को देखते ही सुधा उठ खड़ी हुई और उसने बिजली जला दी और चुपचाप बैठ गई।
चंदर बैठ गया, वो कुछ भी नहीं बोला। बगल में बिछी हुई बिनती की खाट पर सुधा बैठ गई। चंदर को समझ नहीं आता था कि वो क्या कहे। सुधा को इतना दुख दिया उसने। सुधा उससे कल शाम से बोली तक नहीं। सुधा, तुम नाराज हो गई, मुझे जाने क्या हो गया था, लेकिन माफ नहीं करोगी? चंदर ने बहुत कांपती हुई आवाज में कहा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बादलों की ओर देखती रही। सुधा। चंदर ने सुधा को दो कबूतरों जैसे उजले मासूम पैरों को लेकर अपनी गोद में रख लिया और भरे हुए गले से बोला, सुधा, मुझे जाने क्या हो गया, मुझे जाने क्या हो जाता है। कभी कभी लगता है वो पहले वाली ताकत टूट गई, मैं बिखर रहा हूँ। तुम आई और तुम्हारे सामने मन का जाने कौन सा तूफान फूट पड़ा। तुमने उसका इतना बुरा मान लिया। बताओ, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो मुझे संभालने वाला फिर कौन है, सुधा? और चंदर की आंखों से एक बूंद आंसू सुधा के पांवों पर चू पड़ा। सुधा ने चौंक कर अपने पांव खींच लिए और उठकर चंदर की खाट पर बैठ गई और चंदर के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत रोई, बहुत रोई। उसके बाद उठी और सामने बैठ गई। चंदर, तुमने गलत नहीं किया। मैं सचमुच कितनी अपराधीन हूं, मैंने तुम्हारी जिंदगी चौपट कर दी है। लेकिन मैं क्या करूं, किसी ने तो मुझे कोई रास्ता नहीं बताया था। अब हो ही क्या सकता है चंदर, तुम भी बर्दाश्त करो और हम भी करें। चंदर नहीं बोला। उसने सुधा के हाथ अपने होठों से लगा लिए। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बिखरने नहीं दूंगा। अगर इस तरह किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम तो बराबर हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचते रहे और तुम्हारी बातें सोच सोच कर अपने को धीरज देते रहे, और तुम इस तरह करोगे तो नहीं। सुधा, मैं अपने को टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, लेकिन इधर मुझे जाने क्या हो गया था। हाँ, समझ लो चंदर, तुम्हें हमारे सुहाग की लाज है। हम इतने दुखी हैं, तुम समझ नहीं सकते। एक तुम्ही को देखकर हम थोड़ा सा दुख दर्द भूल जाते हैं। सो तुम भी इस तरह करने लगे। हम लोग कितने अभागे हैं। और वो फिर चुपचाप लेट कर ऊपर देखती हुई जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने एक बार धुंधली रेशमी चांदनी में मुरझाए हुए संजूही के फूल जैसे मुंह की ओर देखा और सुधा के नरम गुलाबी होठों पर उंगलियां रख दी। थोड़ी देर वो आंसू में भीगे हुए गुलाब की दुख भरी पंखुड़ियों से उंगलियां उलझाए रहा और फिर बोला, क्या सोच रही थी? चंदर ने बहुत दुलार से सुधा के माथे पर हाथ फेर कर कहा। सुधा एक फीकी हंसी हंसकर बोली, जैसे आज लेटी हुई बादलों को देख रही हूं और पास तुम बैठे हो, उसी तरह एक दिन कॉलेज में दोपहर को मैं और गेसुल लेटे हुए बादलों को देख रहे थे। उस दिन उसने एक शेर सुनाया था, कैफ बरदोश बादलों को ना देख, बेखबर तू कुचल न जाए कहीं। उसका कहना कितना सच निकला। भाग्य ने कहाँ ले जाकर पटका मुझे। क्या वहां तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? चंदर ने पूछा। हाँ, समझते तो सब यही है, लेकिन जो तकलीफ है वो मैं जानती हूँ, या बिनती जानती है। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। वहां आदमी भी बने रहने का अधिकार नहीं। क्यों? चंदर ने पूछा। क्या बताए तुम्हें चंदर, कभी कभी मन में आता है कि डूब मरूं, ऐसा भी जीवन होगा मेरा। ये कभी मैं नहीं सोचती थी। सुधा ने कहा। क्या बात है, बताओ ना। चंदर ने पूछा। बता दूंगी देवता, तुमसे भला क्या छिपाऊंगी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। सुधा ने कहा। तुम परेशान मत हो। कहाँ तुम, कहाँ दुनिया। काश कि कभी तुम्हारी गोद से अलग ना होती मैं। और सुधा ने अपना मुंह चंदर की गोद में छिपा लिया। चांदनी की पंखुड़ियां बरस पड़ी। उल्लास और रोशनी का मलय पवन फिर लौट आया था। और फिर एक बार चंदर सुधा और बिनती के प्राणों को विभोर कर गया था कि सुधा को महीने भर बाद ही जाना है। और सुधा भूल गई थी कि शाहजहांपुर से भी उसका कोई नाता है। बिनती का इम्तिहान हो गया था और अक्सर चंदर और सुधा बिनती के ब्याह के लिए गहने और कपड़े खरीदने जाते। जिंदगी फिर खुशी के हिलकोरों पर झूलने लगी थी। बिनती का ब्याह उतरते अगहन में होने वाला था। अब 2 ढाई महीने रह गए थे। सुधा और चंदर जाकर कपड़े खरीदते और लौटकर बिनती को जबरदस्ती पहनाते और गुड़िया की तरह उसे सजाकर खूब हंसते। दोनों के बड़े बड़े हौसले थे। बिनती के लिए सुधा बिनती को सलवार और चुन्नी का एक सेट और गरारा और कुर्ते का एक सेट देना चाहती थी। चंदर बिनती को एक हीरे की उंगली देना चाहता था। चंदर बिनती को बहुत स्नेह करने लगा था। वो बिनती के ब्याह में भी जाना चाहता था, लेकिन गांव का मामला, कान्य कुब्जों की बारात, शहर में सुधा बिनती और चंदर को जितनी आज़ादी थी उतनी वहां भला क्यों कर हो सकती थी। फिर कहने वालों की जबान
कोई क्या कह बैठे, यही सब सोचकर सुधा ने चंदर को मना कर दिया था। इसलिए चंदर यही बिनती को जितने उपहार और आशीर्वाद देना चाहता था दे रहा था। सुधा का बचपन लौट आया था और दिन भर उसकी शरारतों और किलकारियों से घर हिलता था। सुधा ने चंदर को इतनी ममता में डुबो लिया था कि एक क्षण वो चंदर को अपने से अलग नहीं रहने देती थी। जितनी देर चंदर घर में रहता, सुधा उसे अपने दुलार में, अपनी सांसों की गरमाई में समेटे रहती थी। चंदर के माथे पर हर क्षण वो जाने कितना स्नेह बिखेरती रहती थी। एक दिन चंदर आया तो देखा कि बिनती कहीं गई है और सुधा चुपचाप बैठी हुई बहुत से पुराने खतों को संभाल रही है। एक गंभीर उदासी का बादल घर में छाया हुआ है। चंदर आया, देखा सुधा आंख में आंसू भरे बैठी है। क्या बात है सुधा? रुखसती की चिट्ठी आ गई चंदर। परसों शंकर बाबू आ रहे हैं। चंदर के हृदय की धड़कनों पर जैसे किसी ने हथौड़े मार दिया। वो चुपचाप बैठ गया। अब सब खत्म हुआ चंदर। सुधा ने बड़ी ही करुण मुस्कान से कहा, अब साल भर के लिए विदा और उसके बाद जाने क्या होगा। चंदर कुछ नहीं बोला, वहीं लेट गया और बोला, सुधा दुखी मत हो। आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं, दुख किस बात का। रहा मैं तो अब मैं सशक्त रहूंगा, तुम मेरे लिए मत घबराओ। सुधा एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर तुम्हारे जैसे सब क्यों नहीं होते। तुम सचमुच इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना चंदर मेरे। तुम्हारी पवित्रता ही मुझे जिंदा रख सकेगी, वरना मैं तो जिस नरक में जा रही हूं, तुम उसे नरक क्यों कहती हो, मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं समझ सकते, तुम अभी बहुत दूर हो इन सब बातों से। लेकिन सुधा बड़ी देर तक चुप रही, फिर खत सब एक और खिसका दिए और बोली, चंदर उनमें सब कुछ है, वे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले विचार के हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझ पर कहीं से कोई बंधन नहीं। लेकिन इस सारे स्वर्ग का मोल जो देकर चुकाना पड़ता है, उससे मेरी आत्मा का कण कण विद्रोह कर उठता है और सहसा घुटनों में मुंह छिपाकर रो पड़ी। चंदर उठा और सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोला, छी, रो मत सुधा। अब तो जैसा है जो कुछ भी है बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे करूं चंदर? वो इतने अच्छे हैं और इसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं उनसे क्या कहूं, कैसे कहूं। सुधा बोली, जाने दो सुधी, जैसी जिंदगी हो वैसा निवाह करना चाहिए, इसी में सुंदरता है। और जहां तक मेरा ख्याल है, वैवाहिक जीवन के प्रथम चरण में ही नशा रहता है, फिर किसको ये सोचता है। आओ चलो चाय पिए, उठो, पागलपन नहीं करते। परसों चली जाओगी, रुलाकर नहीं जाना होता, उठो। चंदर ने अपने मन की जुगुप्सा पीकर ऊपर से बहुत स्नेह से कहा। सुधी उठी और चाय ले आई। चंदर ने अपने हाथ से एक कप में चाय बनाई और सुधा को पिलाकर उसी में पीने लगा। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंदर सुधा को हंसाना चाहता था, चल स्वार्थी कहीं की, क्यों ना करूं ब्याह, जरूर करूंगा। और जनाब दो दो करूंगा, अपने आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही है। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसते रहना हमेशा, हमारी याद करके, और अगर रोई तो समझ लो हम उसी तरह फिर अशांत हो उठेंगे जैसे अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के होठों से लगाकर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना कि हूं, तुम क्या करोगी? कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तब क्या होगा? होगा क्या? मैं रोकने वाली कौन होती हूँ? मैं खुद ही क्या रोक पाई अपने को? लेकिन चंदर तुम ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है, तुम अपने को बिगाड़ना मत। चंदर हंसा, नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, मैं कभी गिर नहीं सकता जब तक तुम मेरी आत्मा में गुथी हुई हो। तीसरे दिन शंकर बाबू आए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार वो रोई नहीं, शांत थी, जैसे वध स्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। जब तक आसमान में बादल रहते हैं तब तक झील में बादलों की छां रहती है। बादलों के खुल जाने के बाद कोई भी झील उनकी छां को सुरक्षित नहीं रख पाती। जब तक सुधा थी, चंदर की जिंदगी का फिर एक बार उल्लास और उसकी ताकत लौट आई थी। सुधा के जाते ही वो फिर सब कुछ खो बैठा। उसके मन में कोई अस्थायित्व नहीं रहा। लगता था जैसे वो एक जलागार है जो बहुत गहरा है, लेकिन जिसमें हर चांद, सूरज, सितारे और बादल की छां पड़ती है और उनके चले जाने के बाद फिर वो उनका प्रतिबिंब धो डालता है और बदल कर फिर वैसा ही हो जाता है। कोई भी चीज पानी को रंग नहीं पाती, उसे छू नहीं पाती। हाँ, लहरों में उनकी छाया का रूप विकृत हो जाता है। चंद्र को चारों ओर
कि दुनिया सहज गुजरते हुए बादलों का निस्सार तमाशा सी लग रही थी। कॉलेज की चहल पहल, ढलती हुई बरसात का पानी, थीसिस और डिग्री, बर्टी का पागलपन और पम्मी के खत, ये सभी उसके सामने आते और सपनों की तरह गुजर जाते। कोई चीज उसके हृदय को छू ना पाती। ऐसा लगता था कि चंदर एक खोखला व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक सापेक्ष अंतःकरण मात्र है, कोई निरपेक्ष आत्मा नहीं, और हृदय भी जैसे समाप्त हो गया था। एक जलहीन हल्के बादल की तरह वो हवा की हर झोंके पर तैर रहा था, लेकिन टिकता कभी नहीं था। उसकी भावनाएं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण, उसका सब कुछ सो गया था और वो जैसे नींद में चल फिर रहा था, नींद में सब कुछ कर रहा था। जाने के 8-9 रोज बाद सुधा का खत आया। मेरे भाग्य, मैं इस बार तुम्हें जिस तरह छोड़ आई हूं उससे मुझे पल भर को चैन नहीं मिलता। अपने को तो बेच चुकी, अपने मन को मोती को कीचड़ में फेंक चुकी, तुम्हारी रोशनी को ही देखकर कुछ संतोष है। मेरे दीपक, तुम बुझना मत, तुम्हें मेरे स्नेह की लाज है। मेरी जिंदगी का नरक फिर मेरे अंगों में भेदना शुरू हो गया है। तुम कहते हो जैसे निबाह करना चाहिए। तुम कहते हो कि अगर मैंने उनसे निबाह नहीं किया तो ये तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए निबाह करूंगी, लेकिन मैं कैसे संभालूं अपने को? दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं। नफरत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे अपना सुख दुख भूल जाती हूँ, लेकिन अब तो जिंदगी का तूफान जाने कितना तेज होता जा रहा है कि लगता है तुम्हें भी मुझसे खींच कर अलग कर देगा। लेकिन तुम्हें अपने देवत्व की कसम है, तुम मुझे अब अपने हृदय से दूर ना करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी याद के ही सहारे मैं ये नरक झेलने में समर्थ हूं। तुम मुझे कहीं छिपा लो, मैं क्या करूं? मेरा अंग अंग मुझ पर व्यंग कर रहा है। आंखों की नींद खत्म है, पाँव में इतना तीखा दर्द है कि कुछ कह नहीं सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगा है, कभी कभी बदन कांपने लगता है। आज वो बरेली गए हैं तो लगता है मैं आदमी हूं। तभी तुम्हें लिख भी रही हूं, तुम दुखी मत होना। चाहती थी कि तुम्हें ना लिखूं, लेकिन बिना लिखे मन नहीं मानता। मेरे अपने, तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि ये फूल में कीड़े भी होंगे। अच्छा, अब माँ जी नीचे बुला रही हैं, चलती हूँ। देखो, अपने किसी खत में इन सब बातों का जिक्र मत करना और इसे फाड़ कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिन सुधी। चंद्र को खत मिला तो एक बार जैसे उसकी मोर्छा टूट गई। उसने खत लिया और बिनती को बुलाया। बिनती हाथ में साग और डलिया ले आई और पास बैठ गई। चंद्र ने वो खत बिनती को दे दिया। बिनती ने पढ़ा और चंद्र को वापस दे दिया और चुपचाप तरकारी काटने लगी। वो उठा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बिनती चाय लेकर आई और चाय रखकर बोली, आप दीदी को कब खत लिख रहे हैं? मैं नहीं लिखूंगा, चंद्र बोला। क्यों? क्या लिखूं बिनती, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ झल्लाकर चंद्र ने कहा। बिनती चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद चंद्र बड़े मुलायम स्वर में बोला, बिनती, एक दिन तुमने कहा था मैं देवता हूं, तुम्हें मुझ पर गर्व है। आज भी तुम्हें मुझ पर गर्व है, पहले से ज्यादा। बिनती बोली। अच्छा, ताज्जुब है, चंद्र बोला। अगर तुम जानते कि आजकल कभी कभी मैं क्या सोचता हूं, तुम्हें ताज्जुब होता। तुम जानती तो सुधा के इस खत से मुझे जरा सा भी दुख नहीं हुआ, सिर्फ झल्लाहट ही हुई है। मैं सोच रहा था कि क्यों सुधा इतना स्वांग भरती है। दुख और अंतर्द्वंद्व का। किस लड़की को ये सब पसंद नहीं? किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता? लाख प्रतिभाशालिनी लड़कियां हो, लेकिन अगर वे किसी को प्यार करेंगी तो उसे अपनी प्रतिभा नहीं देंगी, अपना शरीर ही देंगी। और यदि वो अस्वीकार कर लिया जाए तो शायद प्रतिहिंसा से तड़प भी उठेगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि सेक्स ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है, बाकी सभी कुछ उसकी तैयारी है। उसके लिए एक समुचित वातावरण और विश्वास का निर्माण करना है। जाने क्यों मुझे इस सब से बहुत नफरत होती जाती है। अभी तक मैं सेक्स और प्यार को दो चीजें समझता था, प्यार पर विश्वास करता था, सेक्स से नफरत। अब मुझे दोनों ही एक चीजें लगती हैं और जाने कैसे अरुचि सी हो गई है इस जिंदगी से। तुम्हारी क्या राय है बिनती? मेरी? अरे, हम बे पढ़े लिखे आदमी, हम क्या आपसे बात करेंगे। लेकिन एक बात है, ज्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों? चंद्र ने पूछा। पढ़ने लिखने से ही आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा है कि वहां लड़कियां समझती हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए कभी इन सब बातों पर अपना मन नहीं बिगड़ती। बल्कि मैंने तो देखा है कि सभी शादी के बाद मोटी होकर आती हैं, और दीदी अब छोटी सी नन्ही
और अब दीदी अब छोटी सी नहीं कि ऐसी उनकी तबीयत खराब हो जाए। ये सब मन में घुटने का नतीजा है। जब ये होना ही है तो क्यों दीदी दुखी होती है? उन्हें तो और मोटी होना चाहिए। बिनती बोली। इस समस्या का इतना सरल समाधान सुनकर चंद्र को हंसी आ गई। अब तुम ससुराल जा रही हो मोटी होकर आना। धत, आप तो मजाक करने लगे। लेकिन बिनती तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम होती हो। अभी तक ये विद्वत्ता कहाँ छिपा रखी थी? नहीं, आप मजाक ना बनाए तो मैं सच बताऊं कि देहाती लड़कियां शहर की लड़कियों से ज्यादा होशियार होती है इन सब मामलों में। सच? चंद्र ने पूछा। वो गांव की जिंदगी को बेहद निरीह समझता था। हाँ और क्या, वहां इतना दुराव, इतना गोपन नहीं, सभी कुछ उनके जीवन का उन्मुक्त है। और ब्याह के पहले ही वहां लड़कियां सब कुछ। अरे नहीं, चंद्र ने बेहद ताज्जुब से कहा। लो, यकीन नहीं होता आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती। वहां तो सब लोग इसे इतना स्वाभाविक समझते हैं जितना खाना पीना हंसना बोलना। बस लड़कियां इस बात में सचेत रहती हैं कि किसी मुसीबत में ना फंसे। चंद्र चुपचाप बैठ चाय पीता रहा। आज तक वो जिंदगी को कितना पवित्र मानता रहा था, लेकिन जिंदगी कुछ और ही है। जिंदगी अब भी वो है जो सृष्टि के आरंभ में थी। और दुनिया कितनी चालाक है, कितनी भुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपाकर भी होठों पर कैसे अमृतमयी मुस्कान झलकाती रहती है। ये बिनती जो इतनी शांत, संयत और भोली लगती थी, जिसमें भी सभी गुण भरे हैं, इस दुनिया में चंद्र ने जिंदगी को परखने में कितना बड़ा धोखा खाया है। जिंदगी ये है मांस लता और प्यास, और उसके साथ साथ अपने को छिपाने की कला। वो बैठा बैठा सोचता रहा। सहसा उसने पूछा, बिनती तुम भी देहात में रही हो और सुधा भी, तुम लोगों की जिंदगी में वो सब कभी आया? बिनती क्षण भर चुप रही, फिर बोले, क्यों, क्या नफरत करोगे सुनकर? नहीं बिनती, जितनी नफरत और अरुचि दिल में आ गई है उससे ज्यादा आ सकती है भला? बताना चाहो तो बता दो। अब मैं जिंदगी को समझना चाहता हूँ, वास्तविकता के स्तर पर। चंद्र ने गंभीरता से पूछा। मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया, ना अब छिपाऊंगी। पता नहीं क्यों दीदी से भी ज्यादा आप पर विश्वास जमता जा रहा है। सुधा दीदी की जिंदगी में तो ये सब नहीं आ पाया। वे बड़े विचित्र सी थीं, सबसे अलग रहती थीं और पढ़ती थीं और कमल के पोखरे में फूल तोड़ती थी। बस मेरी जिंदगी में। चंद्र ने चाय का प्याला खिसका दिया। जाने किस भाव से उसने बिंदी के चेहरे की ओर देखा। वो शांत थी, निर्विकार थी और बिना किसी हिचक के कहती जा रही थी। चंद्र चुप था। बिंदी ने अपने पांव से चंद्र के पांव की उंगली दबाते हुए पूछा, क्या क्या सोच रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? जाने तो मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंद्र ने पूछा। जाने क्यों, यहाँ आकर मैंने दीदी के साथ आपका व्यवहार देखा, फिर पम्मी वाली घटना हुई। मेरे तन मन में एक विचित्र सी श्रद्धा आपके लिए छा गई। जाने कैसी आरुचि मेरे मन में दुनिया के लिए थी। आपको देखकर मैं फिर स्वस्थ हो गई। ताजुब है, तुम्हारे मन की अरुचि दूर हो गई दुनिया के प्रति और मेरे मन की अरुचि बढ़ गई। कैसी अंत विरोध होते हैं मन की प्रतिक्रियाओं में। एक बात पूछूं बिनती, तुम मेरे इतने समीप रही हो, सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा जो मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा कर देता। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर को अपने वक्ष पर रखकर मुझे संतावना दे चुकी हो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूं। फिर ये सब क्या है, क्यों है? बिनती चुप रही। पता नहीं क्यों है, मुझे इसमें कभी कोई पाप नहीं दिखा, और कभी दिखा भी तो मन ने कहा कि आप इतने पवित्र हैं, आपका चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरा पाप भी आपको छूकर पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिनती, बस। बिनती ने चंद्र को टोककर कहा, इससे अधिक आप कुछ मत पूछिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चंद्र चुप हो गया। चंद्र जितना सुलझने का प्रयास कर रहा था, चीजें उतनी ही उलझती जा रही थी। सुधा ने जिंदगी का एक पक्ष चंद्र के सामने रख दिया था। बिनती उसे दूसरी दुनिया में खींच लाई थी। कौन सच है, कौन झूठ, वो किसका तिरस्कार करे, किसको स्वीकार करे। अगर सुधा गलती पर है तो चंद्र का जिम्मा है। चंद्र ने सुधा की हत्या की है, लेकिन कितनी भिन्न है दोनों बहनें। बिनती कितनी व्यवहारिक, कितनी यथार्थ संयत, और सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामयी, कितनी सूक्ष्म, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और पवित्र। जीवन की समस्याओं के अंत विरोधों में जब आदमी दोनों पक्षों को समझ लेता है, तब उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। वो भावना से ऊपर उठकर स्वच्छ बौद्धिक धरातल पर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगता है। चंद्र अब भावना से हटकर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगा था। वह भावना से डरता था। भावना के तूफान में इतनी
ठोकरें खाकर अब उसने बुद्धि की शरण ली थी और एक पलायनवादी की तरह भावना से भागकर बुद्धि के एकांगित में छिप गया था। कभी भावुकता से नफरत करता था, अब वो भावना से ही नफरत करने लगा था। इस नफरत का भोग सुधा और बिनती दोनों को ही भुगतना पड़ा। सुधा को उसने एक भी खत नहीं लिखा और बिनती से एक दिन भी ठीक से बातें नहीं की। जब भावना और सौंदर्य के उपासकों को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है, तब वो सहसा कटुता और व्यंग से उबल उठता है। इस वक्त चंद्र का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया था। जाने कितने जहरीले कांटे उसकी वाणी में उगाए थे, जिन्हें वो कभी भी किसी को चुभाने से बाज नहीं आता था। एक निर्मम निरपेक्षता से वो अपने जीवन की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को कटुता के जहर से अभिषिक्त करता चलता था। सुधा को वो कुछ लिख नहीं सकता था। पम्मी यहाँ थी नहीं, ले देकर बची अकेली बिनती, जिसे इन जहरीले वाणों का शिकार होना पड़ रहा था। सितंबर बीत रहा था और अब वो गांव जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने दिसंबर तक की छुट्टी ली थी और वे भी गांव जाने वाले थे। शादी के महीने भर पहले से उनका जाना जरूरी था। चंद्र खुश नहीं था, नाराज नहीं था। एक स्वरभ्रष्ट देवदूत जिसे जिसे पिशाचों ने खरीद लिया हो, उन्हीं की तरह वो जिंदगी के सुख दुख को ठोकर मारता हुआ किनारे खड़ा सभी पर हंस रहा था। खासतौर से नारी पर उसके मन का सारा जहर बिखरने लगा था और उसमें उसे ये भी अक्सर ध्यान नहीं रहता था कि वो किससे क्या बात कर रहा है। बिनती सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी। बिनती को सुधा की तरह रोना नहीं आता था, ना उसकी चंदर इतनी परवाह ही करता था जितनी सुधा की। दोनों में बातें भी बहुत कम होती थी, लेकिन बिनती मन ही मन दुखी थी। वो क्या करे। एक दिन उसने चंदर के पैर पकड़कर बहुत अनुनय से कहा, आपको ये क्या होता जा रहा है? अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम दीदी को लिख देंगे। चंदर बड़ी भयावनी हंसी हंसा, दीदी को क्या लिखोगी? मुझे अब उसकी परवाह नहीं। वो दिन गए बिनती, बहुत मान लिए हम। हाँ चंद्र बाबू, आप लड़की होते तो समझते। सब समझता हूं मैं। कैसा दोहरा नाटक खेलती हैं लड़कियां, इधर अपराध करना, उधर मुखबिरी करना। बिनती चुप हो गई। एक दिन जब चंदर कॉलेज से आया तो फिर उसके सिर में दर्द हो रहा था। वो आकर चुपचाप लेट गया। बिनती ने आकर पूछा तो बोला, क्यों क्यों मैं बतलाऊं कि क्या है, तुम मिटा दोगी? बिंदी ने चंद्र के सिर पर हाथ रखकर कहा, चंद्र तुम्हें क्या होता जा रहा है? देखो कैसी हड्डियां निकल आई हैं इधर। इस तरह अपने को मिटाने से क्या फायदा? मिटाने से? चंद्र उठकर बैठ गया। मैं मिटाऊंगा अपने को लड़कियों के लिए? छी, तुम लोग अपने को क्या समझती हो? क्या है तुम लोगों में सिवाय एक नशीली मांस लता के? इसके लिए मैं अपने को मिटाऊंगा? बिंती ने चंद्र को फिर लिटा दिया। इस तरह अपने को धोखा देने से क्या फायदा चंद्र बाबू? मैं जानती हूँ दीदी के ना होने से आपकी जिंदगी में कितना बड़ा अभाव है, लेकिन दीदी के ना होने पर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आप समझते हैं। मैं जानती हूँ दीदी होती तो आप इस तरह ना मिटाते अपने को। मैं जानती हूँ दीदी के लिए आपके मन में क्या था। बिंदी ने सिर में तेल डालते हुए कहा। दीदी के लिए क्या था? चंदर हंसा, बड़ी विचित्र हंसी। दीदी के लिए मेरे मन में एक आदर्शवादी भावुकता थी जो अधकचरे मन की उपज थी। एक ऐसी भावना थी जिसके औचित्य पर ही मुझे विश्वास नहीं। वो एक सनक थी। सनक? बिंदी थोड़ी देर चुपचाप सिर में तेल ठोंकती रही, फिर बोली, अपनी सांसों से बनाई देव मूर्ति पर इस तरह लात ना मारिए, आपको शोभा नहीं देता। बिंती की आंख में आंसू आ गए। कितनी अभागी हैं दीदी। चंद्र एकटक बिंती की ओर देखता रहा और फिर बोला, मैं अब पागल हो जाऊंगा बिंती। मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर ले जाओगे? चंद्र फिर हंसा। जाइए आप। अब आप श्रीमती बिनती होने वाली हैं। आपका ब्याह होगा। मैं पागल हो रहा हूं, इससे क्या हुआ? इन सब बातों से दुनिया नहीं रुकती, शहनाइयां नहीं बंद होती, बंधनवार नहीं तोड़े जाते। मैं नहीं जाऊंगी चंद्र अभी। तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी इतनी ताड़ना और व्यंग सहकर भी तुम्हारे पास रही। अब दुनिया भर की लांछना और व्यंग सहकर तुम्हारे पास रह सकती हूँ। बिंदी ने तीखे स्वर में कहा, क्यों? तुम्हारे रहने से क्या होगा? तुम सुधा नहीं हो। तुम सुधा नहीं हो सकती। जो सुधा है मेरी जिंदगी में, वो कोई नहीं हो सकता, समझी? और मुझ पर एहसान मत जताओ। मैं मर जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, किसी का साझा क्यों तुम मुझ पर इतना अधिकार समझने लगी? अपनी सेवा के बल पर मैं इसकी रत्ती भर परवाह नहीं करता। जाओ यहां से। और उसने बिनती को धकेल दिया। तेल की शीशी उठाकर बाहर फेंक दी। बिनती रोती हुई चले गई। चंदर उठा और कपड़े पहनकर बाहर चल दिए। ये लड़कियां समझती है
एहसान कर रही है मुझ पर। बिंती के जाने की तैयारी हो गई थी और लिया दिया जाने वाला सारा सामान पैक हो रहा था। डॉक्टर साहब भी महीने भर की छुट्टी लेकर साथ जा रहे थे। उस दिन की घटना के बाद फिर बिंती चंदर से बिल्कुल ही नहीं बोली थी। चंदर भी कभी नहीं बोला। ये लोग कार पर जाने वाले थे। सारा सामान पीछे आगे लादा जाने वाला था। डॉक्टर साहब कार लेकर बाजार गए थे। चंदर उनका होल्ड ऑल संभाल रहा था। बिंती आई और बोली, मैं आपसे बातें कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम उस दिन की बात का बुरा मान गई। अमूमन लड़कियां सच्ची बात का बुरा मान जाती हैं। बोलो क्या बात है? चंदर ने इस तरह कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिंती की आंखों में आंसू थे। चंदर, आज मैं जा रही हूँ। हाँ, ये तो मालूम है। उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। पता नहीं मैंने क्या अपराध किया चंदर की तुम्हारा स्नेह खो बैठी। ऐसा ही था चंदर, तो आते ही आते इतना स्नेह तुमने दिया ही क्यों था? मैं तुमसे कभी भी दीदी का स्थान नहीं मांग रही थी। तुमने मुझे गलत क्यों समझा? नहीं बिंती, अब स्नेह इत्यादि पसंद नहीं करता हूँ। पूर्ण परिपक्व मनुष्य हूँ और ये सब भावनाएं अब अच्छी नहीं लगती मुझे। स्नेह वगैरह की दुनिया अब मुझे बड़ी उथली लगती है। तभी चंदर, इतने दिन मैंने रोते रोते बिताए। तुमने एक बार पूछा भी नहीं, जिंदगी में सिवा दीदी और तुम्हारे कौन था? तुमने मेरे आंसुओं की परवाह नहीं की। तुम्हें कसूर नहीं देती। कसूर मेरा ही होगा चंदर। नहीं, कसूर की बात नहीं बिनती। औरतों के रोने की कहाँ तक परवाह की जाए? वे कुत्ते बिल्ली तक के लिए उतने ही दुख से रोती हैं। खैर चंदर, ईश्वर करे तुम जीवन भर इतने मजबूत रहो। मैंने अगर कभी तुम्हारे लिए कुछ किया, वैसे किया भी क्या, लेकिन अगर कुछ भी किया तो सिर्फ इसलिए कि मेरे मन को ही जाने कितनी ममता तुमने जीत ली। या मैं हमेशा इस बात के लिए पागल रहती थी कि तुम्हें जरा सी भी ठेस ना पहुंचे। मैं क्या कर डालूं तुम्हारे लिए? तुम्हारे व्यक्तित्व ने मुझे जादू में बांध लिया था। तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कहते तो मैं हिचक नहीं सकती थी। लेकिन खैर, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। तुम पर बाहर उठती थी मैंने अपने को खींच लिया। अब कभी तुम्हारे जीवन में आने का साहस नहीं करूंगी। यह भी कैसे कहूं कि कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे तूफानी व्यक्तित्व के सामने मैं बहुत तुच्छ हूँ, तिनके से भी तुच्छ। लेकिन आज जा रही हूँ। अब कभी यहाँ आने का साहस ना करूंगी। लेकिन क्या चलते वक्त आशीर्वाद भी ना दोगे? कुछ आगे का रास्ता ना बताओगे? बिंती ने झुककर चंद्र के पैर पकड़ लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। चंद्र ने बिंती को उठाया, पास की कुर्सी पर बिठा दिया और सिर पर हाथ रखकर बोला, आशीर्वाद देवताओं से मांगा जाता है। मैं अब प्रेत हो चुका हूं बिंती। चंद्र अब एकांत चाहता था और वो चंद्र को मिल गया था। पूरा घर खाली, एक महाराजिन, माली और नौकर, और सारे घर में सिर्फ सन्नाटा और उस सन्नाटे का प्रेत चंद्र। चंद्र चाहे जितना टूट जाए, चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंद्र हारने वाला नहीं था। वो हार भी जाए लेकिन हार स्वीकार करना उसे नहीं आता था। उसके मन में अब सन्नाटा था। अपने मन के पूजा गृह में स्थापित सुधा की पावन प्रांजल देव मूर्ति को उसने कठोरता से उठाकर बाहर फेंक दिया था। मंदिर की मूर्तिमयी पवित्रता बिंती को अपमानित कर दिया था और मंदिर के पूजा उपकरणों को, अपने जीवन के आदर्शों और मानदंडों को उसने चूर कर डाला था। और बुतश्किन विजेता की तरह क्रूरता से हंसते हुए मंदिर के भग्नावशेषों पर कदम रखकर चल रहा था। उसका मन टूटा हुआ खंडहर था, जिसके उजाड़ बेछत कमरों में चमगादड़ बसेरा करते हैं, जिसके ध्वंसवास वेशों पर गिरगिट पहरा देते हैं। काश कि कोई उन खंडहरों की ईंटें उलट कर देखता तो हर पत्थर के नीचे पूजा मंत्र सिसकते हुए मिलते। हर धूल की परत में घंटियों की बेहोश ध्वनियां मिलती। हर कदम पर मुरझाए हुए पूजा के फूल मिलते और हर शाम सवेरे भग्न देव मूर्ति का करुण रुद्र दीवारों पर सिर फटकता हुआ मिलता। लेकिन चंद्र ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था। उसने मंदिर को चूर चूर कर उस पर अपने गर्व का पहरा लगा दिया था कि कभी भी कोई इस पर खंडहर के अवशेष कुरेद कर पुराने विश्वास, पुरानी अनुभूतियां, पुरानी पूजाएं फिर से ना जगा दे। बुतश्किन तो मंदिर तोड़ने के बाद सारा शहर जला देता है ताकि शहर वाले फिर उस मंदिर को ना बना पाए। ऐसा था चंद्र। अपने मन को सुनसान कर लेने के बाद उसने अपनी जिंदगी, अपना रहन सहन, अपना मकान और अपना वातावरण भी
सुनसान कर लिया था। अगहन आ गया था, लेकिन उसके चारों ओर जेठ की दोपहरी से भी भयानक सन्नाटा था। बिनती जब से गई उसने कोई खत नहीं भेजा था। सुधा के भी पत्र बंद हो चुके थे। पम्मी के 2 खत आए। पम्मी आजकल दिल्ली घूम रही थी, लेकिन चंदर ने पम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। अकेला अकेला, बिल्कुल अकेला, सहारा मरुस्थल की नीरस भयावनी शांति, और वो भी जब तक कि कांपता हुआ लाल सूरज बालू के क्षितिज पर अपनी आखिरी सांसें तोड़ रहा हो, और बालू के टीलों की अधमरी छाएं लहरेदार बालू पर धीरे धीरे रेंग रही हो। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।